ठीक है, गुड मॉर्निंग। तो आज हम बात करने वाले हैं हाइपोथैलेमस के बारे में। हमने पढ़ लिए थे एंडोक्राइन ग्लैंड कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं हाइपोथैलेमस के बारे में। तो सबसे पहले हाइपोथैलेमस के बारे में हम मेनली इसकी लोकेशन के बारे में तो हम पढ़ेंगे न्यूरो में, मतलब जो आपका आएगा नर्वस सिस्टम आएगा उसमें, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। हाइपोथैलेमस बिलो द थैलेमस होता है। कहाँ होता है? बिलो द थैलेमस। ठीक है, बिलो द थैलेमस प्रेजेंट होता है, या इसको कह सकते हैं हम डायनसेफेलॉन। डायनसेफेलॉन। अगर आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, डायनसेफेलॉन या बिलो थैलेमस, तो ये आप जब हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, नर्वस सिस्टम की एनाटॉमी पढ़ेंगे, तब हम अच्छे से समझ लेंगे इसे। अभी आप समझ लीजिए कि हाइपोथैलेमस कहाँ पे होता है, बिलो द थैलेमस होता है या डायनसेफेलॉन का पार्ट है। क्लियर हो गया। अगली बात, डायनसेफेलॉन यहाँ होता है और ये एक स्टॉक के थ्रू किससे जुड़ा रहता है? यहाँ पे कुछ इस तरीके से मैं ऐसे बना रहा हूँ, ऐसे कुछ इस तरीके से होता है। क्लियर है? हर्ट मत समझना इसे। ओके। और ये आप ये समझ लीजिए, ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड रहता है। क्लियर? डायनसेफेलॉन ये हाइपोथैलेमस वाला पार्ट है हमारा, और ये पिट्यूटरी वाला पार्ट है। ठीक है, आप इसका डायग्राम अच्छे से बना लीजिएगा। अभी मैं आपको बस लोब समझाने के लिए कह रहा हूँ। तो पिट्यूटरी में हमने पढ़ा है अभी तक, क्या पढ़ा है कि दो लोब होते हैं। ठीक है, एक एंटीरियर, सबको पता है, एक पोस्टीरियर। क्लियर है? अब हम इसमें जाने से पहले हाइपोथैलेमस के अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर्स आते हैं उनके बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं किसके बारे में? हाइपोथैलेमस के बारे में। तो हाइपोथैलेमस तो हमने पढ़ लिया। हाइपोथैलेमस के अंदर, हाइपोथैलेमस का जो स्ट्रक्चर होता है, हाइपोथैलेमस के अंदर क्या होता है, यहाँ पे कुछ सेल्स प्रेजेंट होती हैं, या स्पेशल न्यूरल कनेक्शन आप कह सकते हैं इनको। ठीक है, स्पेशल न्यूरल कनेक्शंस प्रेजेंट होते हैं, जो कि किससे कनेक्ट रहते हैं? किससे कनेक्ट रहते हैं? आपके पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। क्लियर हो गया? ये दो कनेक्शंस आपके पोस्टीरियर पिट्यूटरी से इसके कनेक्ट रहते हैं। क्लियर हो गया? तो और ये कौन से कनेक्शन होते हैं? अगर मैं बात करूँ, ये कौन से कनेक्शन होते हैं जो हाइपोथैलेमस से पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ये हम बोल सकते हैं इसको पोस्टीरियर पिट्यूटरी, जो कनेक्शंस रहते हैं इनको बोला जाता है न्यूरल कनेक्शन। कौन से कनेक्शन होते हैं? न्यूरल कनेक्शन। अब ऐसे ही एंटीरियर पिट्यूटरी के साथ भी होता होगा, लेकिन एंटीरियर पिट्यूटरी में जो न्यूरल कनेक्शन या सेल्स प्रेजेंट होती हैं वो कुछ यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, कहाँ पे प्रेजेंट होती है? और ये किससे, यहाँ पे जो कनेक्शन रहता है वो वेसल्स के थ्रू रहता है। कौन सा कनेक्शन रहता है? तो इसको बोल सकते हैं हम पोर्टल कनेक्शन। क्या बोल सकते हैं? पोर्टल कनेक्शन। अब क्या अंतर है देखते हैं इनमें। अब जो न्यूरल कनेक्शन है पोस्टीरियर पिट्यूटरी में, तो जिसमें न्यूरल कनेक्शन है उसको तो बोल देते हैं क्या? न्यूरोहाइपोफाइसिस। यहाँ पे कोई भी सेल प्रेजेंट नहीं है, केवल न्यूरल कनेक्शंस हैं और ये दो लोब्स प्रेजेंट हैं। तो यहाँ पे कोई भी हार्मोन नहीं बनता है, किसी भी हार्मोन का सिंथेसिस पोस्टीरियर पिट्यूटरी में नहीं होता है। ये बात आप ध्यान रख लेना। दो हार्मोन जो आप पढ़ते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अंदर, एक तो पढ़ते हैं ADH, जिसको बोला जाता है वैसोप्रेशन। क्या बोलते हैं आप इसको? वैसोप्रेशन बोलते हैं। और दूसरा आप इसके अंदर पढ़ते हैं ऑक्सीटोसिन। ठीक है, कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी इनको सीक्रेट करती है। एक्चुअली ऐसा नहीं है, रिलीज़ कर सकती है, लेकिन सिंथेसिस हमेशा कहाँ पे होगा? हाइपोथैलेमस में होगा। अब हाइपोथैलेमस में जो ये ADH और ऑक्सीटोसिन का सिंथेसिस करते हैं, इनको क्या बोलते हैं? इनका नाम होता है पैरावेंट्रिक्यूलर न्यूक्लियाई या सुप्रावेंट्रिक्यूलर न्यूक्लियाई। ठीक है, सुप्रावेंट्रिक्यूलर न्यूक्लियाई। अभी के लिए बस आप ये नाम याद रख लीजिए। पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई और सुप्रावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई कौन से हैं? ये सेल्स हैं जो कि किसका सिक्रीशन कर रहे हैं? सिंथेसिस कर रहे हैं ADH का और ऑक्सीटोसिन का। तो ये कनेक्शन क्यों है यहाँ पे? एक्चुअली ये कनेक्शन इसलिए होता है कि हाइपोथैलेमस के अंदर इनका स्टोरेज होता है। ये तो सीक्रेट कर देती है, मतलब सिंथेसिस कर देती हैं, और स्टोरेज कहाँ पे होगा? हाइपोथैलेमस के अंदर होगा। क्लियर होगी इतनी बात?
ठीक है, अभी हम ज़्यादा नहीं पढ़ रहे हैं इसमें। ये पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई, सुप्रावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई जब हम पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम, तब हम इसके बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो अभी तक हमने पढ़ा कि हाइपोथैलेमस कहाँ पे प्रेजेंट होता है, थैलेमस बिलो द थैलेमस, और डायनसेफेलॉन का पार्ट है, उसमें क्या होता है, वो कनेक्ट रहता है एक स्टॉक के थ्रू। ये दोनों चीज़ें किसके थ्रू हैं, ये दोनों चीज़ें किसके अंदर हैं, जिस चीज़ के अंदर है वो एक स्टॉक है, एक स्टॉक है। जैसे हम कोई कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं, स्टॉक से पीते हैं ना, तो इस स्टॉक को बोलते हैं इनफंडिबुलम। क्या बोलते हैं, इनफंडिबुलम। तो हम ये कह सकते हैं कि हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड से कनेक्ट रहता है थ्रू द स्टॉक, जिसको की बोला जाता है इनफंडिबुलम। क्लियर है। और वो इनफंडिबुलम के अंदर क्या चीज़ें आती हैं, उसके अंदर एक पोर्टल कनेक्शन आता है और एक न्यूरल कनेक्शन आता है। न्यूरल कनेक्शन होता है पोस्टीरियर पार्ट पे, और जो पोर्टल कनेक्शन होता है वो एंटीरियर पार्ट पे। इसीलिए जो पोस्टीरियर पार्ट है उसको न्यूरो हाइपोफाइसिस भी बोला जाता है। कई बार ये क्वेश्चन आएगा कि एडीएच सिक्रीट होता है, आगे वाले को हम बोलते हैं एडिनो हाइपोफाइसिस। क्या बोलते हैं इसको, एडिनो हाइपोफाइसिस। क्यों बोलते हैं एडिनो हाइपोफाइसिस, क्योंकि एंटीरियर साइड पे है, और वैसे इसको बोलते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी, ठीक है, और न्यूरो हाइपोफाइसिस को बोलते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ये दो चीज़ें याद हो गई आपको, ठीक है। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी में जो एडीएच और ऑक्सीटोसिन का सिंथेसिस होता है वो कहाँ से होता है, हाइपोथैलेमस से होता है। और हाइपोथैलेमस को कौन करता है, सुप्रावेंट्रिकुलर या पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई। करेक्ट, क्लियर हो गया। हाँ, अब बात करते हैं, हमको पता चल गया कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी से या न्यूरो हाइपोफाइसिस से 2 हार्मोन सिक्रीट हुए। अब हम बात कर रहे हैं कि एंटीरियर पिट्यूटरी बनाती है हार्मोन, पोस्टीरियर पिट्यूटरी तो नहीं बनाती है हार्मोन, वो केवल स्टोर करती है, लेकिन एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन बनाती है। तो कौन कौन से बनाती है उनको याद कर लेते हैं, ठीक है। अब जहाँ पे भी आपको एक वर्ड दिखने को मिलेगा, रिलीजिंग हार्मोन या इनहिबिटिंग हार्मोन, ये 2 चीज़ें बनाती है। क्या बनाती है, रिलीजिंग हार्मोन और इनहिबिटिंग हार्मोन। अब आप ऐसा मत सोचिएगा कि हम किसी भी हार्मोन के पीछे रिलीजिंग और इनहिबिटिंग लगा देंगे तो सारे यहाँ से होंगे, क्योंकि कुछ हार्मोन्स के इनहिबिटिंग हार्मोन नहीं होते, ठीक है। कौन कौन से नहीं होते, जब हम धीरे धीरे पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें पता लग जाएंगी हमको। तो सबसे पहले आपको याद रखना है G3, ठीक है। G3 का मतलब एक तो होता है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, एक होता है ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, एक होता है ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन। क्लियर है। तो यहाँ पे ही आपको पता लग गया कि जो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन तो होता है, लेकिन इसका इनहिबिशन कैसे होता है, जब हम पढ़ेंगे तब, जब हम इसका यूज़ पढ़ेंगे तब हम देखेंगे कि कैसे इनहिबिट होगा, ठीक है। लेकिन आप ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन का इनहिबिटिंग हार्मोन है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं, इसके बाद हमको देखने को मिलता है 2 और रिलीजिंग, एक आपने पढ़ा होगा प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन भी यहीं से होता है, और इसी के साथ प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन भी पढ़ सकते हैं। क्लियर हो गया। उसके बाद एक और होता है, आपने सुना होगा कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, और एक आपने सुना होगा थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है, थायराइड ग्लैंड पे काम करता है। और एक और चीज़ सुनी होगी आपने, मेलानोसाइट इनहिबिटिंग हार्मोन, मेलानोसाइट इनहिबिटिंग हार्मोन। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मेलानोसाइट रिलीजिंग हार्मोन आपको नहीं देखने को मिल रहा है, ठीक है। उसके अलावा हाइपोथैलेमस में ही हमने 2 चीज़ें और पढ़ी थी, ये भी हाइपोथैलेमस ही तो बना रहा है, एडीएच और ऑक्सीटोसिन भी हाइपोथैलेमस ही बना रहा है। तो ये चीज़ें आपको याद रख लेनी है। कैसे, अब ये जो पीआईएच है, ठीक है, ये जो पीआईएच है, ये इसको आप डोपामिन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। आपको कई बार ये डोपामिन लिखा होगा, क्योंकि कई जिसका काम पीआईएच का काम है प्रोलैक्टिन को इनहिबिट करना। प्रोलैक्टिन को इनहिबिट कौन करता है, डोपामिन करता है। तो डोपामिन को भी हम क्या बोल सकते हैं, इनहिबिटिंग हार्मोन। इसके अलावा एक और चीज़ पढ़ते हैं हम इसमें, एंडोर्फिन, ठीक है, एंडोर्फिन। वैसे ये आपको बहुत कम बुक्स में देखने को मिलेगा और पता नहीं होगा, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपको कोई भी चीज़ छूटे ना एक भी इसमें से, ठीक है। तो ग्रोथ हार्मोन G3 याद हो गया आपको। फिर आपको रिलीजिंग हार्मोन याद कर लेने 3, PRH, CRH, TRH। फिर उसको आप 2 इनहिबिटिंग हार्मोन याद कर लेना, इसी के साथ आप चाहे लिख लो PIH को, ठीक है, और एंडोर्फिन याद कर लेना, ठीक। तो ये कौन कर रहा है हमारा सीक्रेट, सॉरी मैं हाइपोथैलेमस बता रहा था, किसकी बात कर रहे हैं हम, ये एडिनो हाइपोथैलेमस की, ठीक है। किसकी बात कर रहे हैं हम, ये हाइपोथैलेमस की। तो हाइपोथैलेमस में 1 2 3 4 5 6 7 8 9
9 हमने पढ़ लिए, ठीक है। ये 9 हार्मोन आपको याद रखने हैं, क्लियर। 9-10 हार्मोन जितने भी हैं ये आपको याद रखने हैं। अब हम बात करते हैं हाइपोथैलेमस के, हमारे हो गए। अब हम इनको कैसे पढ़ेंगे, वो जैसे जैसे आते जाएंगे वैसे पढ़ेंगे। अब हम पिट्यूटरी की बात कर लेते हैं। एंटीरियर पिट्यूटरी से क्या सीक्रेट होता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में तो कुछ नहीं होता, लेकिन ADH और ऑक्सीटोसिन हम मान के चलते हैं वहाँ पे, क्योंकि वहीं पे वो स्टोर हो रहे हैं, क्लियर है। अगर ऑप्शन ये आए कि एंटीरियर पिट्यूटरी में होते हैं या पोस्टीरियर पिट्यूटरी में होते हैं, तीसरा होगा दोनों और चौथा होगा नन, तो उसमें से तो आप पोस्टीरियर पिट्यूटरी मानोगे, ठीक है। लेकिन अगर सिंथेसिस ऑफ ADH लिखा होगा, चाहे उसमें पोस्टीरियर पिट्यूटरी भी दिया हो, एंटीरियर पिट्यूटरी भी दिया हो, आपको सेलेक्ट करना है हमेशा हाइपोथैलेमस, ठीक है। अब बात करते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी में कौन कौन से हार्मोन आते हैं, ठीक है। तो आपने याद रखना है, एक ट्रिक बता रहा हूँ। वैसे मैं ट्रिक में इंटरेस्ट नहीं रखता, लेकिन ये ट्रिक मेरी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो F से तो आ जाता है FSH, L से आ जाता है LH, A से आ जाता है आपका कौन सा ACTH, T से आ जाता है TSH, P से आ जाता है PH, G से आ जाता है GH, M से आ जाता है MSH, ठीक है। क्लियर हो गया इतना, ठीक है। और A से आ जाएगा आपका क्या, ये एड्रिनल, ADH और ऑक्सीटोसिन, ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी के हैं, ठीक है। ADH और ऑक्सीटोसिन, ठीक है, क्योंकि रिलीज यहीं से होते हैं, तो हम रिलीज के बारे में पढ़ लेंगे। पोस्टीरियर पिट्यूटरी में ये आते हैं। अब आपको इसको ऐसे याद रख सकते हो आप, ये लिखा है मैंने फ्लैट PG में आओ, ठीक है, फ्लैट PG में आओ। इसके अलावा इंडोर्फिन भी यहीं पे आता है। क्लियर हो गया आपका, हमने वहाँ पे हाइपोथैलेमस में पढ़ लिया था। इंडोर्फिन को आप यहाँ पे लिख लीजिएगा, ठीक है। इंडोर्फिन भी यहीं से एंटीरियर पिट्यूटरी से सीक्रेट होता है, हाइपोथैलेमस से नहीं होता, क्लियर। तो हम फ्लैट PG में आओ, ठीक है। इसके अलावा एंडोर्फिन भी, तो आजकल का टाइम है जैसे, तो सारे लोग क्या बोलते हैं, जैसे आप कहीं भी जॉब के लिए जाते हैं कि कहीं दिल्ली मुंबई कहीं भी जा रहे हैं और पढ़ने के लिए कुछ भी, तो वो क्या बोलते हैं, फ्लैट में आओ PG में आओ, ठीक है। तो वो बोल देते हैं फ्लैट में आओ PG में आओ, तो आपको ऐसे ही रखना है फ्लैट PG में आओ, ठीक है। तो FSH, LH, ACTH, TSH, PH, GH, MSH, ADH, ऑक्सीटोसिन, ठीक है। तो अब हम इनको देखेंगे कैसे कैसे रिलीज होते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी में। आपको इतने सारी चीज़ें आ गई आपके, ठीक है। अब हम देखेंगे एक एक करके कि हाइपोथैलेमस के कैसे वर्क कर रहे हैं। हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी एक दूसरे के साथ वर्क करते हैं, कैसे करते हैं, क्योंकि हाइपोथैलेमस रिलीजिंग हार्मोन, हाइपोथैलेमस बोलता है पिट्यूटरी को, इसीलिए मैंने बोला था, आपने सुना होगा मास्टर ग्लैंड, ठीक है। बहुत सारे बच्चों ने क्वेश्चन में क्या लिखा था, मास्टर ग्लैंड तो होती है पिट्यूटरी, लेकिन मैंने पूछा था मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, मतलब इसका भी मास्टर कौन है। जब तक हाइपोथैलेमस नहीं बोलेगा पिट्यूटरी ग्लैंड काम नहीं करेगी, ठीक है, और जब तक रोकेगा नहीं तब तक रुकेगी नहीं। इसीलिए हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड बोला जाता है। मास्टर की भी मास्टर ग्लैंड कौन है, हाइपोथैलेमस है, ठीक है। तो जहाँ पे मास्टर ग्लैंड आए वहाँ पे बेशक आप पिट्यूटरी करें, और जहाँ पे मास्टर ऑफ मास्टर आए, क्योंकि ये कुछ नए क्वेश्चन ऐसे जात हो रहे हैं, इसीलिए मैं इनको डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। अब हम बात करते हैं सीधे सीधे आ जाते हैं हम किस पे, एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स पे। एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स पे इसलिए आ रहे हैं क्योंकि हमको पता है, क्योंकि हमें क्या पता है कि जो भी आपको अब पढ़ने वाले हैं, जो भी हार्मोन पढ़ने वाले हैं, वहाँ पे हाइपोथैलेमस के हार्मोन तो यूज़ होने वाले हैं। तो हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी हमारे एक साथ आने वाले हैं। कैसे, अभी देखते हैं। हमको याद हो गए कि कौन कौन से हार्मोन थे उसके, क्लियर है। तो अब हम देखते हैं कि सबसे पहला हार्मोन कौन सा होता है, ग्रोथ हार्मोन की बात कर लेते हैं, ठीक है। ग्रोथ हार्मोन हमने पढ़ा है, तो ग्रोथ हार्मोन कैसे एक्ट करता है उसकी बात करते हैं। तो ग्रोथ हार्मोन हमको पता है, ग्रोथ हार्मोन का जो दूसरा नाम होता है, कई बार आपको दिया होगा सोमैटोट्रोपिन, सोमैटोट्रोपिन, ठीक है। अब ये कई बार आपको कई बुक्स में दिखने को मिलेगा और कई बुक्स में नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन आएगा आपका सोमैटोट्रोपिन। सोमैटो से याद रख लेना, सोमैटो का मतलब क्या होता है, बॉडी सेल्स होता है, और ट्रोपिन का मतलब हार्मोन, सिंपल सा इतना समझ लेना। तो ग्रोथ हार्मोन को, जब ग्रोथ हार्मोन कैसे एक्ट करता है देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है, हाइपोथैलेमस काम करेगा। जब हाइपोथैलेमस के पास कोई रिक्वायरमेंट आएगी कि ग्रोथ करवाना है, तो हाइपोथैलेमस क्या करेगा, हाँ एक और चीज़ मैं बताना भूल गया था आपको, पहले उसको बता देता हूँ। जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, तो हमने बोला था कि कौन कौन से हार्मोन थे हमारे,
सारे हार्मोन थे, उनमें से हमने एक चीज़ बोली थी कि एंटीरियर पिट्यूटरी, जो हमने पिट्यूटरी पढ़ी थी उसके 2 पार्ट पढ़े थे। एक तो पढ़ा था हमने कौन सा वाला, एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी, जबकि एक हमने कौन सा पार्ट पढ़ा है, हमने बीच वाला छोड़ दिया था। तो जो एम का मतलब था, ठीक है, जो फ्लैट पीजी मैं का मतलब था, ठीक है, तो वो मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यहाँ पे जो मिडिल वाला इंटरमीडिएट, ये एंटीरियर लोब होता है, ये पोस्टीरियर लोब होता है, और जो बीच में लोब बचता है उसको इंटरमीडिएट लोब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट लोब। इंटरमीडिएट लोब से ही हमारा मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन सीक्रेट होता है। क्लियर हो गया। तो ये ना एंटीरियर लोब में आता है ना पोस्टीरियर लोब में आता है, ठीक है। अब हम बात कर रहे थे ग्रोथ हार्मोन, पहला हार्मोन पढ़ रहे हैं ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन जब काम करना होगा कैसे करेगा, सबसे पहले क्या होगा, हाइपोथैलेमस के पास रिक्वायरमेंट आएगी, तो हाइपोथैलेमस किस पे काम करेगा, यहाँ से रिलीज करेगा ग्रोथ हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन। ये रिलीजिंग हार्मोन क्यों, क्योंकि इसने काम करना होता है एंटीरियर पिट्यूटरी पे, क्योंकि हमको पता है ग्रोथ हार्मोन कहाँ है, एंटीरियर पिट्यूटरी में है। तो एंटीरियर पिट्यूटरी क्या करता है, ग्रोथ हार्मोन को रिलीज कर देता है। क्लियर हो गया। अब ग्रोथ हार्मोन को रिलीज तो कर देता है, अब जैसे ही ग्रोथ हार्मोन रिलीज होगा तो बॉडी में कैसे कैसे चेंजेस आएंगे वो पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो बॉडी में क्या होगा, सबसे पहले जैसे ही ग्रोथ हार्मोन रिलीज हुआ तो हमने ग्रोथ हार्मोन का नाम क्या रखा था, सॉरी, ग्रोथ हार्मोन का नाम हमने सोमेटोट्रोपिन रखा था, यहाँ पे पढ़ लिया था हमने। सोमेटोट्रोपिन किसका नाम, सोमेटोट्रोपिन किसका नाम है, ग्रोथ हार्मोन का नाम। कंफ्यूज मत हो ना, एक एक वर्ड लिखना है यहाँ पे। और ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन कौन है, इसको बोलते हैं सोमेटोकाइनिन। क्या बोलते हैं इसको, सोमेटोकाइनिन। तो कई बार ये आएगा कि ग्रोथ हार्मोन कैसे बढ़ता है या ग्रोथ हार्मोन को स्टिमुलेट कौन करता है, तो वहाँ पे GHRH नहीं दिया होगा। ये क्वेश्चन आ रहे हैं, मैं बार बार इन पे इसलिए ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ क्योंकि ये एक क्वेश्चन, ये एक एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि सोमेटोकाइनिन क्या है, ग्रोथ हार्मोन को कौन रिलीज करता है। तो उसमें कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन और बाकी सारे हार्मोन दिए थे, लेकिन GHRH की जगह पे दिया था सोमेटोकाइनिन। तो आपको याद रखना है सोमेटोकाइनिन क्या है, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। तो ठीक है, हमारा GH हार्मोन पे वर्क कैसे करेगा, तो सबसे पहले जैसे GH हार्मोन सीक्रेट हुआ तो ये क्या करेगा, जो प्रोटीन है, प्रोटीन पे काम करता है, ठीक है। ये क्या करता है, स्मॉल प्रोटीन को रिलीज करवाता है, स्मॉल प्रोटीन पे वर्क करके क्या करता है, स्मॉल प्रोटीन को सिंथेसिस करवाएगा। क्या करवाएगा, सिंथेसिस करवाएगा। अब जैसे स्मॉल प्रोटीन हार्मोन सिंथेसिस हुआ, स्मॉल प्रोटीन का सिंथेसिस हुआ तो क्या होगा, एक फैक्टर होता है हमारा, उसको बोलते हैं इंसुलिन क्या बोलते हैं उसको, इंसुलिन रिलेटेड ग्रोथ फैक्टर। इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर भी बोल सकते हो आप, इंसुलिन रिलेटेड ग्रोथ फैक्टर भी बोल सकते हो, ठीक है। इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर के नाम से एक फैक्टर होता है हमारा, ठीक है। ये इंसुलिन रिलेटेड ग्रोथ फैक्टर का नाम ही होता है, इसका नाम भी होता है हमारा। जैसे ही मैंने बोला कि ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है तो वो क्या प्रोटीन पे काम करेगा, तो प्रोटीन पे काम करने कैसे करेगा, वो करेगा इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर से। ये इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर को ही बोला जाता है सोमेटोमेडिन्स, इसका नाम होता है सोमेटोमेडिन्स, ठीक है। सोमेटोमेडिन्स किसका नाम होता है, इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर का नाम। अब ये इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर क्या करवाता है, ध्यान से देखिए, इसको याद करना बहुत ज़रूरी है। जैसे इंसुलिन वाला फैक्टर रिलीज हुआ तो ये प्रोटीन का सिंथेसिस अचानक से बढ़ा देगा। क्या कर देगा, प्रोटीन सिंथेसिस अचानक से इंक्रीज कर देगा, कर दिया इंक्रीज। दूसरा काम क्या करेगा, एक तो प्रोटीन बढ़ा दिया इसने, दूसरा बहुत सारे लोग सोचते हैं कि प्रोटीन का ब्रेकडाउन होता होगा, लेकिन ये प्रोटीन का ब्रेकडाउन नहीं होने देता। इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर प्रोटीन का ब्रेकडाउन नहीं होने देता, यह डिक्रीज कर देता है, मतलब प्रोटीन को टूटने नहीं देता। अब अगर ये प्रोटीन नहीं टूटेगा तो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा ATP बनेगा, ATP मतलब एनर्जी वगैरह ज़्यादा बनेगी, ठीक है। अब ये ATP ज़्यादा बन गई तब क्या होगा, और क्या कर सकता है ये, अब जैसे ये प्रोटीन ज़्यादा बढ़ रहा है, अब ये प्रोटीन का यूज़ क्या होगा, ये जो भी हमारे स्केलेटल मसल हैं, कौन सी मसल है, स्केलेटल मसल, ठीक है, उनकी क्या होने लग जाएगी, ग्रोथ होने लग जाएगी, ठीक है। स्केलेटल सिस्टम की और स्केलेटल मसल की ग्रोथ होने लग जाएगी। अब ग्रोथ होगी तो और क्या होगा,
ये तो काम किया इसने प्रोटीन पे, इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर ने प्रोटीन पे काम करके प्रोटीन को फॉर्मेशन तो ज़्यादा कर दिया लेकिन उसका ब्रेकडाउन नहीं होने दिया। अब ब्रेकडाउन नहीं होगा तो प्रोटीन इकट्ठा होगा, प्रोटीन इकट्ठा होगा तो एटीपी बनेगा, और जो प्रोटीन इकट्ठा हो रहा था वो क्या करेगा, स्केलेटल मसल और बाकी स्केलेटल सिस्टम को बढ़ा देगा। ठीक है, ये तो हो गया प्रोटीन का काम। अब दूसरा लिपिड पे भी काम करता होगा ये। लिपिड पे क्या काम करता है, अब यहाँ पे लिपिड का ये क्या करवाता है, लिपिड का लाइसिस करवाता है। ठीक है, लिपोलाइसिस जिसको बोल सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि फैट को तोड़ देता है। अब फैट को तोड़ के क्या होगा भैया, फैट को सिंपल सा एक ही कारण से तोड़ता है, क्योंकि यहाँ पे प्रोटीन से तो एटीपी फॉर्मेशन हुआ है लेकिन वो इतना इनफ नहीं है क्योंकि प्रोटीन का ब्रेकडाउन नहीं हुआ है, तो एटीपी बनाने के लिए ये लिपोलाइसिस को तोड़ देता है। तो दो काम हो गए, प्रोटीन का सिंथेसिस, ब्रेकडाउन कम लेकिन फैट का ब्रेकडाउन ज़्यादा। ठीक है, फैट का ब्रेकडाउन कर देता है, लिपोलाइसिस कर देता है। अब हम बात करते हैं, प्रोटीन पे भी बात हो गई, लिपिड पे भी बात हो गई। अब तीसरा ग्रोथ हार्मोन किस पे काम करेगा, तीसरा करेगा कार्ब्स पे, मतलब कार्बोहाइड्रेट पे। कार्बोहाइड्रेट पे क्या काम करेगा, कार्बोहाइड्रेट पे पहला काम जो होगा वो होगा कि ग्लूकोज का, अब बहुत सारे लोगों को इसमें कंफ्यूज रहता है, ये क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट डिक्रीज कर देता है ग्लूकोज को एटीपी बनाने के लिए ब्रेकडाउन करना होता है, लेकिन ये क्या कर देता है, एटीपी के लिए ग्लूकोज का कम कर देता है। ठीक है, ग्लूकोज को टूटने नहीं देता, क्योंकि एटीपी इसने बोल दिया था प्रोटीन को बनाने के लिए और किसको बनाने के लिए, फैट को बनाने के लिए। अब ये ग्लूकोज से क्या करेगा, फिर ये ग्लूकोज को बढ़ा देगा। अब ग्लूकोज लेवल जैसे ही बढ़ेगा, ग्लूकोज ब्लड लेवल जैसे ही इंक्रीज होगा तो वैसे ही क्या होगा, ये करेगा ग्लूकोजिनोलाइसिस, ग्लूकोजिनोसिस, मतलब ये ग्लूकोज को क्या करेगा, इकट्ठा करना स्टार्ट कर देगा। ग्लूकोनियोजिनोसिस जिसे आप बोल सकते हो, ग्लूकोनियोजिनोसिस। ठीक है, तो ये ग्लूकोज को इकट्ठा करता है। तो कार्बोहाइड्रेट पे ऐसे काम किया इसने, क्लियर है। ग्लूकोज लेवल क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन कम करेगा। ठीक है, ब्रेकडाउन कम करने का मतलब है ग्लूकोज का यूज़ कम करेगा। ठीक है, एटीपी बनाने के लिए ग्लूकोज का यूज़ होता है, लेकिन एटीपी बनाने के लिए यहाँ पे इसने फैट और इसको काम दे दिया है। अब ग्लूकोज क्या करेगा, एटीपी तो कम बनाएगा और इकट्ठा हो जाएगा ब्लड में, और ब्लड में इकट्ठा होगा तो ग्लूकोजेनेसिस वाली चीज़ें होने लग जाएंगी हमारी। क्लियर है, तो ग्रोथ हार्मोन कुछ इस तरीके से काम करेगा, क्योंकि सेल्स को ज़्यादा से ज़्यादा ग्लूकोज चाहिए। ठीक है, अगर ग्लूकोज टूट गया तो फिर वो मिलेगा नहीं ना सेल्स को, या ग्लूकोजिनोलाइसिस हो गई या बाकी सारी लाइसिस हो गया तो फिर सेल्स को मिलेगा नहीं। तो इसलिए एटीपी का फॉर्मेशन कम करके ग्लूकोज का ऐसा काम करता है। ठीक है, तो अब जैसे ही क्या हो गया, अब ग्लूकोज लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया। अब कैसे काम करेगा ये, जैसे ही ग्लूकोज लेवल सबसे ज़्यादा बढ़ गया तो ये यहाँ से क्या करता है, अब हमने पढ़ा था एक ग्रोथ हार्मोन, इनहिबिटिंग हार्मोन। अब जैसे ही ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है तो ये क्या करता है, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म चले जाता है हाइपोथैलेमस के पास में। किसके पास में, हाइपोथैलेमस के पास में, और वहाँ से रिलीज हो जाता है ग्रोथ हार्मोन, इनहिबिटिंग हार्मोन। ये इनहिबिटिंग हार्मोन क्या करेगा, जो जीएच हार्मोन सीक्रेट हो रहा था एंटीरियर पिट्यूटरी से, इसको लेस कर देगा और सारी चीज़ें मेंटेन हो जाएंगी। क्लियर है, तो यही बात है आपकी किसकी, ग्रोथ हार्मोन की। ठीक, अब हमने सिंपल सा यही बोला था कि एक क्वेश्चन और था कि बहुत सारे बच्चों को इसमें कन्फ्यूजन रहता है कि अगर हाइपोग्लाइसीमिया हुआ है तो क्या होगा, हाइपोग्लाइसीमिया हुआ है तो क्या होगा। अरे मैंने, ग्लूकोज किस में बढ़ता है, जब ग्रोथ हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन क्या होगा, इंक्रीज होगा, तभी तो नीचे हमने पढ़ा था लास्ट में, ग्लूकोज का एटीपी में कम कन्वर्ट होता है और ग्लूकोज ज़्यादा बनना स्टार्ट हो जाता है। तो ग्लूकोज ज़्यादा किस में बनेगा, जब ग्रोथ हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन क्या होगा, ज़्यादा होगा। मतलब जो हमारा कौन सा था, इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर था, वो क्या होगा, सोमेटोमेटिन जो भी बोला था वो सारी चीज़ें इंक्रीज कर देगा, लेकिन ग्लूकोज का ग्लूकोज को रोक के रखेगा। ग्लूकोज ब्लड में बढ़ेगा तो क्या होगा, ग्लूकोजिनोलाइसिस करता है ना, वो ग्लूकोजिनोलाइसिस करता है, मतलब ग्लूकोजिनोस से ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। तो ग्रोथ हार्मोन जब भी बढ़ेगा तब क्या होगा, हाइपोग्लाइसीमिया को ट्रीट करेगा और ग्लूकोज लेवल नॉर्मल आ जाएगा। अब इसी का सेम टू सेम उल्टा है, अगर आपको हाइपरग्लाइसीमिया हुआ है, अगर आपको हाइपरग्लाइसीमिया हुआ है तो ग्रोथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्लियर है, कैसे होगी, ग्रोथ कम नहीं होगी, मतलब जो ग्रोथ हार्मोन है वो क्या करेगा, अपना रिलीज कम कर देगा। उस टाइम पे ग्रोथ हार्मोन रिलीज नहीं होगा जब हाइपरग्लाइसीमिया हुआ है, वहाँ पे होगा ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन, क्योंकि उनने अब जो ग्लूकोज नीचे इकट्ठा था उसको क्या करना है, कम करना है। तो इनहिबिटिंग हार्मोन ही सारी चीज़ों को कम कर देता है। ठीक है,
तो आपने हाइपोग्लाइसीमिया में हमेशा क्या होगा, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज होगा, लेकिन जब हाइपरग्लाइसीमिया होगा तो उस केस में क्या होगा, ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन रिलीज होगा। क्लियर हो गया इतना। और जैसे ही ज़्यादा होता है वैसे ही नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म चली जाती है हाइपोथैलेमस के पास में, और उसके पास इनहिबिटिंग हार्मोन होता है और वो इनहिबिटिंग हार्मोन रिलीज कर देता है। तो ऐसे काम करता है हमारा क्या, जीएच हार्मोन। क्लियर हो गया आपका। अब हम बात करते हैं दूसरे हार्मोन की तरफ। दूसरा हमारा हार्मोन कौन सा था एंटीरियर पिट्यूटरी का, वो था टीएसएच। तो टीएसएच हार्मोन क्या होता है, हमने कौन कौन से हार्मोन पढ़े थे, एक पढ़ा था प्रोलैक्टिन हार्मोन, एक पढ़ा था आपका टीएसएच, एक पढ़ा था एलएच, और उसके अलावा कौन से पढ़े थे हमने, एलएच के अलावा क्या पढ़ा था। ठीक है, अब हम सीधे सीधे बात करते हैं टीएसएच की। ठीक है, तो टीएसएच की बात करते हैं। तो टीएसएच में हम क्या देखते हैं, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है। अब ये टीएसएच का काम क्या है, टीएसएच बढ़ाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक हार्मोन फिर से हमको क्या, किसको बोलना पड़ेगा, हाइपोथैलेमस को। तो हाइपोथैलेमस क्या करेगा वहाँ से, हाइपोथैलेमस के पास क्या है, टीआरएच है, रिलीजिंग हार्मोन है, वो आएगा किसके पास में, एंटीरियर पिट्यूटरी के पास में। एंटीरियर पिट्यूटरी के पास में क्या था, टीएसएच था ना, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो थायराइडोपिन रिलीजिंग हार्मोन और थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करेंगे, रिलीज होंगे। अब ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन के किस पे काम करता है, ये करता है थायराइड ग्लैंड पे। ठीक है, और थायराइड ग्लैंड पे जैसे ही काम करता है वहाँ से रिलीज करवाता है T3 और T4। पता है इतना आपको। अब ये क्यों होते हैं रिलीज, जैसे ये रिलीज होते हैं, ठीक है, ट्राईआइडोथायरोनिन बोला जाता है इसको, T3 को ट्राईआइडो थायरोनिन। ठीक है, और इसको क्या बोला जाता है, T4 को क्या बोलते हैं, थायरोक्सिन। ठीक है, जो भी बोलते हैं। तो आपका T3 और T4 क्या हो गया, यहाँ पे रिलीज करवा दिया। किसने करवाया, फिर से हाइपोथैलेमस को TRH रिलीज हुआ, रिलीजिंग हार्मोन। एंटीरियर पिट्यूटरी को बोला कि भैया TSH रिलीज करवाओ, TSH ने बोला क्या मैं किस पे काम करूँगा, थायराइड ग्लैंड पे काम करूंगा। थायराइड ग्लैंड ने दो हार्मोन रिलीज करवाए अपने T3 और T4। अब ये T3 और T4 क्या करते हैं, जब भी T3 T4 रिलीज होंगे ये क्या क्या करेंगे, BMR को बढ़ा देंगे। ठीक है, BMR के लिए हम देखेंगे आगे कौन से लेक्चर में हम बता सकते हैं इसके बारे में अच्छे से। दूसरा ये क्या करेंगे, और हीट प्रोडक्शन बढ़ा देते हैं। जैसे BMR बढ़ता है तो आपको पता होगा हीट प्रोडक्शन भी बढ़ जाती है। ठीक है, क्योंकि काम सारा बहुत सारा बढ़ जाता है। और जैसे ही T3 T4 बढ़ते हैं, इनके अलावा BP और हार्ट रेट भी क्या हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है। सारी चीज़ें ये इंक्रीज़ कर देते हैं। ठीक है, इनका काम होता है जब हमको BMR बढ़ाना होता है, हीट प्रोडक्शन करना होता है, या BP बढ़ाना होता है, या आपका हार्ट रेट बढ़ानी होती है किसी भी कारण की वजह से, तो उस टाइम पे हमें क्या करना होता है, T3 T4 को रिलीज़ करवा दिया हमने। अब जैसे ये चीज़ें इंक्रीज़ हो गई तो इन्हीं के थ्रू क्या चले जाता है। अब इसका हमने पढ़ा था TRH का कोई इनहिबिटिंग हार्मोन हमने नहीं पढ़ा था। ठीक है, लेकिन जैसे ये चीज़ें बढ़ती हैं तो ऑटोमेटिकली यहाँ से नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म चले जाता है। जैसे ये चीज़ें बढ़ जाती हैं तो ब्रेन में जाता है। कहीं कहीं बुक्स में ये लिखा हुआ है कि जो गोनाडोट्रोपिन ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन है, वही यहाँ पे भी TSH में भी या TRH में भी हेल्प करता है इनहिबिट करने के लिए। ठीक है, तो आप GHIH को भी याद कर सकते हैं TRH के लिए। ठीक, तो TRH में कभी भी इनहिबिटिंग हार्मोन हमने नहीं पढ़ा था। तो जैसे ये BMR हीट प्रोडक्शन और BP हार्ट रेट वगैरह इंक्रीज हुआ, वैसे ही क्या हुआ, ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन रिलीज हो गया। क्लियर हो गया आपका। अगली हम बात करते हैं, ये हमने पढ़ लिया TSH। TSH कैसे रिलीज हुआ। TSH के बाद हमने एक और हार्मोन पढ़ा था, वो था FSH। क्या पढ़ा था, FSH। अब ये FSH क्या होता है, बहुत ध्यान से देखिए इसको। अब हमें FSH बढ़ाना है तो हमें सबसे पहले किसको बोलना पड़ेगा, हाइपोथैलेमस को। ठीक है, ये FSH को हम बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं अभी देखते हैं। तो ये FSH क्या है, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करता है, काम तो तब करेगा जब यहाँ से रिलीज होगा कोई हार्मोन। तो FSH का FRH तो है नहीं, तो ये FSH होता है गोनाडोट्रोपिन से रिलेटेड, मतलब हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड। तो वहाँ पे गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन ये काम करता है FSH को रिलीज करने का। लेकिन FSH कहाँ पे होता है, एंटीरियर पिट्यूटरी पे। तो GnRH जाके हाइपोथैलेमस से रिलीज होगा, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी पे जाके ये यहाँ से रिलीज करवा देगा FSH। अब हम देखते हैं कि FSH का काम क्या होता है।
ठीक है। तो FSH का काम सबसे पहले मेल और फीमेल दोनों में होता है। बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं कि FSH तो फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, केवल फीमेल्स में ही होता होगा, ऐसा नहीं है, दोनों में होता है। तो फीमेल्स में क्या काम होता है इसका, सबसे पहले जो ओवरीज बनती हैं आपकी, ठीक है, ओवेरियन फॉलिकल्स बनते हैं ना, उनको क्या करता है, मैच्योर करने का काम करता है, ठीक है, या डेवलप करने का काम बोल सकते हैं। दूसरा काम, जैसे ये डेवलप हो जाता है, ओवेरियन फॉलिकल डेवलप हो जाता है, तो वैसे ही दूसरा काम क्या होता है इसका, इनसे ये ओवेरियन फॉलिकल ही रिलीज करवाते हैं एस्ट्रोजन। तो कई बार पूछा जाता है कि FSH का काम क्या होता है, तो FSH के काम में एस्ट्रोजन का रिलीज या एस्ट्रोजन को बढ़ाना भी आता है, ठीक है। अब FSH को तो ये दोनों काम तो इसने कर दिए फीमेल में, ठीक है, फीमेल में। अब मेल में क्या काम करता है, मेल में भी सेम काम करता है, गोनाड ये फॉलिकल्स बनाता है। फॉलिकल मतलब टेस्टिस के अंदर क्या बनाएगा, ये स्पर्म डेवलपमेंट करेगा ना, स्पर्म्स को क्या करेगा, डेवलपमेंट करेगा, ठीक है। मतलब सिंपल कहने का मतलब है टेस्टोस्टेरोन पे काम करेगा ये, ठीक है। अब जैसे ही, ठीक है, FSH का भी हमने कोई इनहिबिटिंग हार्मोन नहीं पढ़ा, या GnRH का कोई हमने इनहिबिटिंग हार्मोन नहीं पढ़ा, तो ये कैसे होता है, जैसे ही टेस्टोस्टेरोन अगर मेल में होगा तो टेस्टोस्टेरोन बढ़ेंगे या फिर एस्ट्रोजन का इंक्रीज होगा, तो ये भेज देगा सीधे नेगेटिव मैकेनिज्म, ये बोलेगा भैया यहाँ पे इंक्रीज हो गया, किसको, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन को, सॉरी हाइपोथैलेमस को। तो हाइपोथैलेमस क्या कर देगा, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन को डिक्रीज कर देगा और सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी, ठीक है। तो फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो आपके ओवम होते हैं उनको डेवलप करने के काम में आता है और मेल्स में टेस्टोस्टेरोन रिलीज करवाता है, ठीक है। मेन मकसद होता है इसका एस्ट्रोजन को बढ़ाना और टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाना और ये जो भी ओवम है उसका फॉलिक्यूल्स को डेवलप करना, ठीक। अब ये हो गया हमारा हाइपोथैलेमस, कैसे कम हुआ कैसे ज़्यादा हुआ ये आपने देख लेना है ध्यान से, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं क्या, LH हार्मोन, इसी के साथ हमने क्या पढ़ा था, LH हार्मोन। तो ये भी क्या होता है, एक रिप्रोडक्टिव हार्मोन ही पता है आपको। तो इसके लिए भी कौन सा हाइपोथैलेमस किस पे काम करेगा, वो रिलीज करवाएगा, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन ही करवाएगा। और LH होता किस में, एंटीरियर पिट्यूटरी पे ही होता है, क्योंकि हम सारे पहले एंटीरियर पिट्यूटरी के ही पढ़ रहे हैं। तो यहाँ से रिलीज होगा क्या, LH रिलीज होगा। अब ये LH का काम क्या होता है, इसका भी काम दोनों में पढ़ लेते हैं, ठीक है। पहली बात, LH का काम फीमेल में क्या होता है, जो ओवुलेशन होता है, ग्राफियन फॉलिकल को डेवलप तो कौन करता है, FSH करता है, ठीक है। उसने डेवलप कर दिया, आपका ओवम अच्छे से डेवलप हो गया। अब ओवम के बाहर से कवर होता है, ठीक है, उस कवर को बिल्कुल टीयर करके ओवम ने बाहर निकलना होता है। जैसे ये इसके अंदर ओवम था, तो LH क्या करवाता है, ओवम को बाहर निकालता है। तो मतलब हम कह सकते हैं ओवुलेशन बोलते हैं इसको, ओवम का अपनी कवरिंग से बाहर आना क्या कहलाता है, ओवुलेशन कहलाता है। तो ये ट्रिगर करता है ओवुलेशन को, हम ऐसा बोल सकते हैं, ट्रिगर ओवुलेशन, पहला पॉइंट, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या करेगा ये, जैसे ही ओवुलेशन हो गया वैसे ही हमने पढ़ा है कि एक कॉर्पस ल्यूटियम नाम की एक होती है, ठीक है, कॉर्पस ल्यूटियम होती है, क्या होती है, कॉर्पस ल्यूटियम। अब ये कॉर्पस ल्यूटियम क्या होती है, हमने पढ़ा कि जब ओवम निकल जाता है, ये बाहर निकल जाता है, इसको ओवुलेशन बोला। अब जो इसकी कवरिंग बचती है ना, ये कवरिंग को ही बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है। अब ये कॉर्पस ल्यूटियम जैसे ही बनती है तो आपको पता है कॉर्पस ल्यूटियम हमेशा क्या सीक्रेट करती है, ये करती है प्रोजेस्टेरॉन। क्या करती है, प्रोजेस्टेरॉन। तो आपको अगर कोई इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछे, कहीं पे बाई चांस आए कि प्रोजेस्टेरॉन कौन रिलीज करता है, तो आप वहाँ पे क्या लिख सकते हैं, LH भी लिख सकते हैं, क्योंकि LH का मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल है कॉर्पस ल्यूटियम को बनाने में। कॉर्पस ल्यूटियम कैसे बनती है, एक्चुअली ये पार्ट अलग अलग होते हैं ऐसे, ठीक है। तो ये क्या करता है, LH हार्मोन क्या करता है, ओवम को रिलीज तो करवा देता है और ये पूरा का पूरा इकट्ठा होकर एक अच्छा सा स्ट्रक्चर बन जाता है जिसको हम बोलते हैं प्रोजेस्टेरॉन। ये प्रोजेस्टेरॉन आगे आता है जैसे कॉर्पस, ये क्या काम करता है प्रोजेस्टेरॉन, ये हमारे यूट्रस की वॉल को मेंटेन करके रखता है। क्लियर हो गया इतना, ठीक है। तो हमारे 3 काम हो गए फीमेल्स के अंदर, हमारे LH के काम हो गए, ओवुलेशन करवाना, कॉर्पस ल्यूटियम को बनाना और प्रोजेस्टेरॉन का सीक्रेशन करवाना। मेल के अंदर क्या होगा, मेल के अंदर क्या होगा, मेल के अंदर भी ये वैसे कुछ काम इसका इतना ज़्यादा नोन नहीं है, लेकिन टेस्टोस्टेरोन पे ही काम करता है ये, ठीक है, टेस्टोस्टेरोन पे ही काम करता है। तो जैसे ही अब इसका भी रिलीजिंग हार्मोन नहीं है कोई भी, मेल के अंदर कुछ काम नहीं है ज़्यादा, लेकिन है थोड़ा बहुत, क्या करता है ये टेस्टोस्टेरोन का रिलीज करवाता है। अब यहाँ पे प्रोजेस्टेरॉन के साथ साथ ये थोड़ा बहुत एस्ट्रोजन भी करवाता होगा, ठीक है। तो इसीलिए जब भी हमारा प्रोजेस्टेरॉन लेवल और एस्ट्रोजन लेवल और टेस्टोस्टेरोन लेवल बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होता है, तो वैसे ही यहाँ से नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म जाने लगती है, जो हाइपोथैलेमस को बोलती है कि गोनाडोट्रोपिन को आप कम कर दो,
गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को कम कर दो, जैसे ये सारी चीज़ें कम होती हैं तो सारी चीज़ें कम हो जाती हैं और बंद हो जाती हैं। क्लियर है? तो ऐसे काम करता है हमारा LH हार्मोन। क्लियर हो गया, हमारा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्लियर हो गया। अगली बात करते हैं, अगला हार्मोन कौन सा है हमारा। अब हमारा अगला हार्मोन है प्रोलैक्टिन। ये बहुत सुना होगा आपने, ठीक है। अब प्रोलैक्टिन कौन रिलीज करता है भैया बताओ? हमने पढ़ा था, PRH पढ़ा था, वहाँ पे हाइपोथैलेमस ही करता है रिलीज, ठीक है। इसीलिए मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड है, एंटीरियर पिट्यूटरी पे तो डायरेक्टली काम कर रहा है। तो सबसे पहले यही रिलीज करेगा। कौन सा हार्मोन रिलीज करेगा? प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन। ये किसके पास जाएंगे? एंटीरियर पिट्यूटरी के पास, कि भैया हमारा प्रोलैक्टिन हार्मोन रिलीज कर दो, ठीक है। प्रोलैक्टिन हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी रिलीज करेगी। अब ये प्रोलैक्टिन हार्मोन के काम क्या क्या होते हैं वो पढ़ लेते हैं, ठीक है। प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या क्या करती है। अब पहला काम तो प्रोलैक्टिन हार्मोन का होता है मिल्क सिक्रीशन करवाना। ऐसा नहीं कि केवल प्रोलैक्टिन हार्मोन ही करवाती है, बाकी भी करवाते हैं, लेकिन मेन काम है इसका सिक्रीशन करवाना। दूसरा जो आपको पता होना चाहिए वो है इसका ब्रेस्ट का टेंडरनेस करवाती है ये। ब्रेस्ट टेंडरनेस कब? मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे, ठीक है। मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे, या हम ये कह सकते हैं कि जस्ट आफ्टर मेंस्ट्रुएशन, ठीक है। जस्ट आफ्टर मेंस्ट्रुएशन क्या करती है? ब्रेस्ट को टेंडर करती है। क्लियर हो गया। इसके अलावा जब आपको ब्रेस्ट फीडिंग, जब कोई फीमेल ब्रेस्ट फीडिंग करवाती है तो प्रोलैक्टिन हार्मोन कैसा होता है? इंक्रीज होता है, ठीक हो गया इतनी चीज़। अब ये तो हमने पढ़ ली है फीमेल में। अब मेल में क्या काम होता है? मेल में जो प्रोलैक्टिन हार्मोन है इसका कोई भी नॉन फंक्शन तो है नहीं, ठीक है। अभी तक नॉन फंक्शन इसका है नहीं, लेकिन अगर जिनमें ये ज़्यादा पाया जाया, अगर मेल के अंदर ये ज़्यादा हो गया तो एक तो ये कर सकता है इम्पोर्टेंस। इम्पोर्टेंस क्या होता है? जब मेल इम्पोर्टेंट नहीं रहते उसको बोल देते हैं इम्पोर्टेंस। इम्पोर्टेंस मतलब स्टेरिलिटी, दे आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस देयर ऑफस्प्रिंग, ठीक है। तो उनमें कोई कमी आ जाना उस तरीके की कि वो अपने ऑफस्प्रिंग्स पैदा ना कर पाएँ तो उसको बोलते हैं इम्पोर्टेंस, ठीक है। इम्पोर्टेंस नहीं है, इम्पोर्टेंट तब होते हैं जब नॉर्मल रहते हैं, ठीक है। जब प्रोलैक्टिन ज़्यादा बढ़ जाता है तो कैसा हो जाता है? इम्पोर्टेंस आ जाती है उनमें, ठीक है। उसके अलावा और क्या हो सकता है? और एक और चीज़ देखने को मिलती है, अगर ज़्यादा हो गया प्रोलैक्टिन तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन, ठीक है। इरेक्टाइल डिसफंक्शन, तो ये दो चीज़ें देखने को मिलती है हमारी जब ये ज़्यादा हो गया। लेकिन फीमेल में भी अगर बहुत ज़्यादा हो गया तो क्या कर सकता है ये? एक तो कर सकता है ग्लैक्टोरिया। फीमेल में बहुत ज़्यादा हो गया तो ग्लैक्टोरिया। ये मैं इसलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ बीच बीच में, वैसे इसका टॉपिक नहीं है एनाटॉमी का, लेकिन ग्लैक्टोरिया ज़्यादा होने का कारण होता है हमारा प्रोलैक्टिन, और दूसरा कारण होता है हमारा एमनोरिया भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। एमनोरिया। अब सपोज ये ज़्यादा हो जाता है, मतलब ये वाला ज़्यादा नहीं, जैसे प्रोलैक्टिन रिलीज़ हो गया और यहाँ पे ज़्यादा हो गया, तो मैकेनिज्म कैसे काम करती है? अब यहाँ पे ही हमारा जो PIH है, जैसे इंक्रीज़ हो गया प्रोलैक्टिन तो वहाँ पे PIH, या इसको बोलते हैं हम डोपामिन, ठीक है। डोपामिन काम करता है यहाँ पे किसकी तरह? प्रोलैक्टिन को इनहिबिट करने का, ठीक है। तो PIH रिलीज़ होके किसके पास जाता है? हाइपोथैलेमस को बोलेगा कि भैया कम करो, फिर हाइपोथैलेमस अपने आप ही रिलीज़ को कम कर देगा, या PIH ज़्यादा हो जाएगा या डोपामिन का लेवल ज़्यादा हो जाएगा तो अपने आप ही क्या हो जाएगा? प्रोलैक्टिन हार्मोन कम हो जाएगा। तो ये हमने पढ़ लिया प्रोलैक्टिन हार्मोन। अगला बात करते हैं, अगला हार्मोन है हमारा ACTH, ठीक है। ACTH, ACTH क्या है? एडिनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ठीक। अब ये क्या करता है? इसके लिए भी एक हार्मोन है। हाइपोथैलेमस के पास जब रिक्वायरमेंट आती है तो वो कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन का यूज़ करता है। ये कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन क्या करता है? यहाँ से कौन सा हार्मोन रिलीज कराएगा बताओ? ACTH, पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी के पास ही तो होता है ACTH, ठीक है। अब ये ACTH क्या काम करता है? ये ACTH का काम होता है, ये ACTH कब बढ़ता है? एक तो ये बढ़ेगा जब एंटीरियर पिट्यूटरी से ये सारी चीज़ें आएंगी, मतलब ACTH यहाँ से इंक्रीज़ होगा, लेकिन CRH आएगा तभी इंक्रीज़ होगा। लेकिन और बहुत सारे कारण हो सकते हैं इस ACTH के बढ़ने के, जैसे स्ट्रेस वगैरह, उससे भी ACTH बढ़ जाता है। तो जैसे ACTH वगैरह बढ़ता है तो ये ACTH जाके सीधे किस पे काम करता है? एड्रीनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स वाले पार्ट पे। एड्रीनल कॉर्टेक्स हम बोल सकते हैं, आपको पता होना चाहिए। जो कॉर्टेक्स का मतलब होता है बाहर वाला कवरिंग, ठीक है, और मेड्यूला होता है अंदर वाला। तो एड्रीनल ग्लैंड के भी दो पार्ट होते हैं। तो बाहर वाला जो रहता है वो कौन सा हार्मोन रिलीज करता है? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, ठीक है।
ग्लूकोकॉर्टिकॉइड करेगा, तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन जैसे ही रिलीज हो जाते हैं, अब ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन क्या हो जाएंगे, रिलीज हो जाएंगे। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड कौन कौन से हैं बताइए, स्टेरॉइड हार्मोन जितने भी हैं, ठीक है, वो सारे कॉर्टिसोल वगैरह, एल्डोस्टेरोन वगैरह और एंड्रोजन, कुछ सेक्स हार्मोन भी, वो सारे इंक्रीज हो जाते हैं, ठीक है। अब वो जैसे इंक्रीज हो जाते हैं तो क्या हो जाता है, फिर नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म जाता है, ठीक है। अब इसका ये ज़्यादा होने की वजह से ही नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म हाइपोथैलेमस के पास जाता है और सीआरएच का लेवल डिक्रीज होने लगता है। तो ऐसे काम करता है हमारा एसीटीएच हार्मोन, ठीक है। इसके बारे में ज़्यादा कुछ है नहीं। अब बात करते हैं मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन की। कौन रिलीज करता है, इंटरमीडिएट लोब। हमने पढ़ा था एक हार्मोन ऐसा है जिसको इंटरमीडिएट लोब रिलीज करती है, वो है मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब ये मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन जब रिलीज कैसे होगा, का काम तो हाइपोथैलेमस ही करेगा, क्योंकि हमने हाइपोथैलेमस में एक पढ़ा था, क्या पढ़ा था, इसको भी कौन करता है, कॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन ही मेलानोसाइट का सिक्रीशन बढ़ाता है। तो जैसे ही सीआरएच बढ़ता है एंटीरियर पिट्यूटरी के पास, तो एंटीरियर पिट्यूटरी अपने यहाँ से क्या कर देती है, मतलब एंटीरियर पिट्यूटरी हम कह सकते हैं इंटरमीडिएट लोब, ठीक है, इंटरमीडिएट लोब पे इफेक्ट करता है और इंटरमीडिएट लोब क्या कर देता है, बढ़ा देता है भाई एमएसएच का लेवल, ठीक है। अब ये मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करता है, जो पिगमेंटेशन है आपकी स्किन का, ठीक है, पिगमेंटेशन है आपकी स्किन का, उसको क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है, जिससे डार्कनेस या ब्लैक, मतलब थोड़ा डार्क कलर आ जाता है स्किन में, ठीक है। तो मेलानोसाइट हार्मोन का काम ये है। अब जैसे ही मेलानोसाइट वगैरह बढ़ जाता है तो सेम फिर नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म जाती है। इसका भी नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म कौन लेके जाता है, पीआईएच, या उसको हम बोल सकते हैं डोपामिन। डोपामिन ही क्या करता है यहाँ पे, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म लेके एमएसएच को कम कर देता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ आप अच्छे से छोटा सा चार्ट बनाएंगे अच्छे से, तो आपको 2-3 बार रिवाइज करेंगे तो अच्छे से याद हो जाएगा। क्लियर है। अब अगला हार्मोन हमारा जो आता है वो है हमारा कौन सा हार्मोन है, एंटीरियर पिट्यूटरी के सारे हो गए ना, ठीक है। आज हम केवल एंटीरियर पिट्यूटरी के ही हार्मोन पढ़ रहे हैं। क्लियर हो गया। तो हम जब भी पढ़ेंगे बाकी, तो हम बाकी के साथ फिर पोस्टीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन पढ़ लेंगे। क्लियर हो गया, ठीक है। थैंक यू क्लास।